दोस्तों जीवन और कुछ नहीं, बस अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को स्थापित करने की है। और यकीन मानिए कि जिस दिन आप अपने अस्तित्व को स्थापित कर देंगे, दुनिया आपको सलाम जरूर करेगी। तो अपने दिन को व्यवस्थित करिए, अपने आप को अनुशासित कीजिए और देखिए कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। जो गैर महत्वपूर्ण है उसे हटाइए, जो महत्वपूर्ण है उसे सामने रखिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हाई कोर्ट की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक डिसीजन आया था। उसमें कुछ याची थे जो 69,000 के कुछ प्रश्नों पर उन्होंने आपत्ति की थी और फिर हाई कोर्ट की ओर से डिसीजन ये आया था कि जो याची हैं 1 या 2 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उनकी कॉपी को जांचते हुए और 1-2 अंक जो पीछे रह गए हैं उनके लिए फिर से रिजल्ट तैयार किया जाए। फिलहाल ये जो पूरा डिसीजन था वो याचियों के लिए था, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी मैटर जो है आगे नहीं बढ़ा है। तो हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आदेश जारी करके अनिल भूषण चतुर्वेदी को इस निर्देश को पालन करने का फिर से कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है। उन्हें 1.25 महीने का समय और दिया गया है आदेश का पालन करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित कर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 1.25 महीने में अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहिणी पटिरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो ये पूरा मामला आपको याद होगा, ठीक है। तो अब ये जो पूरा मामला है इस पर जो है 1.25 महीने का समय मिला है सचिव को, और इसके बाद भी अगर ये प्रक्रिया सुलझती नहीं है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। आप जान ही रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी कई सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि जो अतिरिक्त जो ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट थे उनके जो एक अतिरिक्त सूची जारी की गई थी उस पर भी अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। और उस पर भी कोर्ट ने कहा है कि 69,000 से अधिक पदों पर भर्ती नहीं करनी है। फिलहाल सारी चीज़ें बड़ी रोमांचक होती जा रही हैं। मतलब ये कि सरकार खुद जो है जो डिसीजन लेती है अंततः फिर उसी में जाके वो उलझ जाती है। होना ये चाहिए था कि इस तरीके से बिल्कुल फेयर तरीके से अगर ये जो सीटों का वितरण हुआ है, अगर वो बिल्कुल फेयर होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। और यहाँ पर जो 6800 के आसपास SC ST और OBC कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की गई है उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि ये कहा गया कि अब ये अतिरिक्त भर्ती है तो इस पर सभी लोग जो है अगर 69,000 से ज़्यादा ये जो भर्तियाँ की जा रही हैं तो फिर इस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि 69,000 से एक भी सीट अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो पूरा मैटर है किस प्रकार से आगे बढ़ेगा ये देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। खबर ये है कि UPTT के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो कुल 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा को लेकर नई अपडेट आई ये है कि ये जो रिजल्ट है ये 25 फरवरी को जारी होगा। 23 फरवरी को आपका जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उस पर कुल मिला के देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर 54 और उच्च प्राथमिक पर 44 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। अब बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 23 फरवरी तक रिवाइज्ड आंसर की, या यूँ कहिए कि फाइनल आंसर की जारी करेगी। देन आफ्टर पूरा मामला आगे बढ़ेगा। और फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, 25 फरवरी को परिणाम जारी होगा। आप लोगों में से कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो 60% होता है और जो 65% होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 60% यानी कि 90 अंक पर वो पास हो जाते हैं UPTT की परीक्षा। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 55% अंक लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 55% अंक होता है वो 82.5 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 82 अंक प्राप्त कर लेते हैं तब भी जो है आपको राउंड फिगर करके पास आउट मान लिया जाता है। तो जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो 82 अंकों पर ही जो है अपनी परीक्षा को पास कर लेते हैं। और ये CBSE में भी ऐसे होता है, CTET का जो रिजल्ट आता है उसमें भी 82 अंक पर जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो पास आउट हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा 2020 में एक विज्ञप्ति निकाली गई थी और ये विज्ञप्ति UP PSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा से इस समय लाइव है।
अगर आप चाहें तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी है। ठीक है, तो कौन कौन से पद हैं, सबसे पहले तो ये बताते हैं आपको कि जो उम्र सीमा है वो 21 से 40 वर्ष है। पद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जूलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत और हिंदी, ये वो विषय हैं जिसके लिए इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इस समय लाइव है और आप इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 28 फरवरी तक आवेदन इस पर कर सकते हैं। ये जो सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन आप दिखाई दे रहा है यही है। ठीक है, 16 फरवरी से 28 फरवरी। पहले नियम ये था कि जो स्नातक हैं, स्नातक में सेकेंड डिवीजन, तो अब स्नातक की जो अनिवार्यता थी, अब स्नातक बस आप पास हों। और अगर आप पीजी हैं तो पीजी में अगर आपका 55% है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तब आपको 50% आपका पीजी में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप नेट हैं, नेट और या पीएचडी हैं, अगर आप नेट या पीएचडी हैं, सिंपली मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आप सिंपली जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और अगर आप जनरल से आते हैं तब आपको 55%, रिजर्व कैंडिडेट हैं तब आपको 50% अगर आपका पीजी में है, प्लस आप नेट हैं, नेट या स्लेट हैं, स्टेट लेवल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है स्लेट, या फिर अगर आप पीएचडी हैं तब आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी जो शैक्षिक योग्यता है ये बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको बता दी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखिए रेलवे भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर पहुंची 1820 आपत्तियां। आरआरबी की एनटीपीसी भर्ती के 1820 अभ्यर्थियों ने लेवल 1 के रिजल्ट पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। 128 अभ्यर्थियों ने तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शिकायतें दर्ज कराई। इनमें से प्रयागराज में खुले सेंटर पर 101 अभ्यर्थी पहुंचे। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात होती है वो ये होती है कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर होते हैं और जब मामला होता है कि चलो अब आपत्तियाँ आपकी ली जाएंगी तो आपत्तियाँ इतनी कम क्यों पहुँचती हैं, ये सोचने वाली बात होती है। एनटीपीसी भर्ती परीक्षा लेवल 1 के परिणाम पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था। इसके बाद रेलवे ने जांच कमेटी गठित करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। इसके तहत उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र में प्रयागराज के अलावा झांसी और आगरा में आउटरीच कैंप खोले गए। 28 जनवरी से 16 फरवरी के बीच इन शिविरों में 1820 आपत्तियां पहुंची और सड़कों पर कितने थे आप खुद ही जानते हैं। इनमें से प्रयागराज में 101, झांसी में 17 और आगरा में मात्र 10 अभ्यर्थियों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं और 1087 अभ्यर्थियों ने गूगल लिंक या 612 ने ईमेल के माध्यम से शिकायतें अपनी भेजी हैं। अफसरों ने बताया कि इन शिकायतों और सुझावों को समिति को भेजा जाएगा। इनका अध्ययन करने के बाद समिति मार्च के पहले सप्ताह तक अपनी सिफारिशें भेज देगी। तो ये पूरा मैटर है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें यूपी ARO यानी कि यूपीपीएससी की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर के बारे में बात करें तो पहला पेपर 2 घंटे का, दूसरा पेपर हिंदी का होता है 1 घंटे का। पहला पेपर जीएस का होता है, इसमें 140 प्रश्न होते हैं, 140 पूर्णांक होता है। और हिंदी में क्या होता है कि 60 प्रश्न होते हैं, 60 मतलब यहाँ पर 60 पूर्णांक होता है। कुल मिला के 200 मैक्सिमम मार्क होते हैं। दोनों को जोड़कर जो है फाइनल मेरिट जारी की जाती है। 2016 के बाद से ARO की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उस पर कोई भी कट ऑफ अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। आरटीआई डाली गई थी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, तो यहाँ पर आरटीआई में बताया गया है कि समीक्षा अधिकारी में जो अनारक्षित या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे उनका 129 और ओबीसी का 132 है। आपके मन में आ रहा होगा कि ओबीसी का 132 क्यों? देखिए फ्रेंड्स, ओबीसी में जो कैंडिडेट जिनकी उम्र सीमा 40 साल से प्लस होती है वो सिर्फ ओबीसी में ही रखे जाते हैं। यही वजह होती है कि उनकी मेरिट आपस में टकराती है तो हाई हो जाती है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए जो अनारक्षित या सामान्य कट ऑफ है वो 93 है, ओबीसी के लिए है 110। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अनारक्षित और सामान्य की जो कट ऑफ है वो 127 है, ओबीसी की कट ऑफ भी 127 ही है। तो याद रहे कि उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया था क्योंकि मामला 2016 का है। और ये जो सूचना प्राप्त हुई है फ्रेंड्स, ये आरटीआई के द्वारा प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा डिसीजन आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी लोक सेवा आयोग परीक्षा में ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक न हो, इस बात के निर्देश दिए हैं।
चीफ जस्टिस रवि मालीमठ और जस्टिस MS भट्टी की पीठ ने बुधवार को यह आदेश सुनाया, जिसे गुरुवार को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पीठ MPPSC की उम्मीदवार बैतूल निवासी निहारिका त्रिपाठी और गुना के कपिल सक्सेना की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा पिछले साल दिसंबर में घोषित मुख्य परीक्षा के नतीजों को चुनौती दी थी। दावा था कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% के आधार पर आरक्षण दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि 14% से अधिक आरक्षण OBC कैटेगरी के लिए नहीं होगा। पूरा मामला आपको समझना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पूरा मामला ये है कि 8 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लेते हुए OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। ऐसे में 8 मार्च 2019 के बाद होने वाली भर्तियों में इसी हिसाब से आरक्षण लागू होगा। सभी वर्ग में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। 1/3 ST का 20 और SC का 16% भी बरकरार रहेगा। बाकी पद अनारक्षित रहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि यह फैसला उनकी नीतियों के चलते लिया गया है। अब नए नियम के हिसाब के अनुसार सीधी भर्ती के प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए 73% आरक्षण लागू होगा। इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 26% और OBC को 27%, EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और EWS के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है। आपको फ्रेंड्स याद होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, और ये ट्वीट है कब का, अगस्त 18, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में 18 अगस्त 2020 का ट्वीट है मुख्यमंत्री के द्वारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया है कि अब जो भी सरकारी नौकरियाँ होंगी मध्य प्रदेश की, उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मौका दिया जाएगा, अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद ये सारे जो बदलाव हैं वे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो MPPCS का मामला है उसमें जो OBC का आरक्षण था 27%, उसको 14% करने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो पूरा मामला अब आपकी समझ में आ गया होगा कि MP में वर्तमान में क्या चल रहा है। वहीं पर बात है कर्नाटक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हेडलाइन में थोड़ी सी गलती है। एक्चुअली में यहाँ पर अखबार को लिखना चाहिए था कि सभी स्कूलों में, क्योंकि ये जो आदेश आए हैं सभी स्कूलों के लिए आए हैं कि कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब और भगवा स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पर परिपत्र में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक हिजाब, भगवा स्कार्फ या धार्मिक झंडों पर रोक लगाई है। उच्च न्यायालय का यह आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय स्कूलों, महाविद्यालयों और मौलाना आज़ाद मॉडल के अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों पर भी लागू रहेगा। मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अब कर्नाटक के किसी भी स्कूल में कोई भी धार्मिक जो वस्त्र है पहनकर नहीं आएगा, और ये होना भी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। और जो मतलब यूनिफॉर्म होता है वो वही चलना चाहिए, ठीक है। फिलहाल एनीवे अभी इस पर जो कोर्ट का डिसीजन है वो आना शेष है, और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं, सभी धर्म के लिए लागू होना चाहिए। कोई भी धर्म का स्टूडेंट हो, अगर यूनिफॉर्म लागू है तो यूनिफॉर्म में ही रहे। स्कूल के बाहर वो चाहे जैसे रहें, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक दिन में आप 10 प्रश्न अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वोकेबुलरी है वो भी स्ट्रांग होता है और आपका GS भी कायदे से तैयार होता चलता है। लेकिन अगर आप एक साथ सारे करंट को एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको मुश्किल होगी। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डेली का डेली निपटाएं और करंट अफेयर को अपना तैयार करते हुए आगे बढ़ें। नोट्स अगर आपने नहीं बनाया है तब आप ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ नोट्स है, जितने भी लोगों ने इसे परचेज किया है। हालांकि बहुत कम लोग इसे अभी परचेज किए हैं, शायद वजह यह है कि आगामी अभी परीक्षाओं के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हैं उसको आपको अभी से फोकस में रखना होगा। जो लोग गंभीर एस्पिरेंट हैं वो ज़रूर परचेज करेंगे, बाकी के लोग परीक्षा निकट आने पर देखते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर उनकी तैयारी भी ठीक से नहीं हो पाती है। एनीवे फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।